गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस, वेरी गुड। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? मीनिंग ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, नेचर ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, देन वैट पढ़ा कि वैट कैसे किया जाता था, वैल्यू एडिशन। ओके, वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडेड टैक्स, दैट इज द कास्केडिंग इफेक्ट। देन डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ा हमने। देन इंट्रोडक्शन टू जीएसटी पढ़ा, जीएसटी का जेनेसिस कैसे हुआ वो पढ़ा हमने। और नीड फॉर जीएसटी पढ़ा हमने। यहाँ तक पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, नीड ऑफ जीएसटी तक, फॉर जीएसटी। ओके, यस। देन नेक्स्ट वन दैट इज द एडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। जो इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग पढ़ रहे हैं उसका एडवांटेजेस क्या है? ओके, सो इनडायरेक्ट टैक्स का एडवांटेज सबसे पहले ये है कि ये कन्वीनियंट सिस्टम है हम लोगों के लिए टैक्स पे करने के लिए। ओके, ऑन द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इट इज कन्वीनियंट। okay, method of imposition of the tax on the goods and services। जो भी सेल्स और मूवमेंट्स होगा प्रोडक्ट्स का और मूवमेंट्स ऑफ सर्विसेज होंगी उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा उसका ये कन्वेनियंट सिस्टम है। ओके, so convenient, it is the advantage of indirect tax. Then second, difficult to evade। difficult to avoid मतलब avoid मतलब avoid करना। डिफिकल्ट टू एवॉइड, एवॉइड मतलब अवॉइड करना। कोई भी कस्टमर हो या सेलर हो वो अवॉइड नहीं कर पाएगा टैक्स पेमेंट को। जो इनडायरेक्ट टैक्स पेमेंट सिस्टम है वो अभी इतना सिंपल हो गया है कि कोई भी उसको अवॉइड नहीं करना चाहेगा। पहले बहुत डिफिकल्ट था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारे लूप होल्स थे, तो वो सब क्या हो गया, अभी हट गए। understand, so because of that the customers and sellers are not getting any kind of opportunity to avoid the taxes, indirect taxes। okay, so difficult to avoid, that is difficult to evade, evade, evade मतलब avoid करना, so difficult हो जाएगा उनको avoid करना। देन थर्ड वन दैट इज द वाइड कवरेज। ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये इनडायरेक्ट टैक्स का क्या है, कवरेज वाइड है। बराबर, डायरेक्ट टैक्स का क्या है, स्मॉल कवरेज है, और इसका वाइड कवरेज है। बिकॉज द मेजोरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के लिए वो क्या है, इलिजिबल है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स, वास्ट नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर एलिजिबल टू पे द इनडायरेक्ट टैक्सेस। बराबर, ऐसे ही कुछ छोटे मोटे थोड़े से प्रोडक्ट है क्या, नहीं, वेरियस मेजोरिटी काइंड ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर एलिजिबल फॉर टैक्सेस। सो फॉर दैट इट इज अ वाइड कवरेज। सो दिस इनडायरेक्ट टैक्स का एडवांटेज ये है कि ये हमें वाइड कवरेज प्रोवाइड करता है। द नेक्स्ट वन दैट इज द इलास्टिक। इसका नेचर क्या है, इलास्टिक है, ये इसका एडवांटेज है। व्हाई इट इज इलास्टिक? बिकॉज whenever the government feels, whenever the government feels that they want to increase the revenue, है ना, गवर्नमेंट को जब ऐसे लगता है कि उनको ये रेवेन्यू बढ़ाना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, तो वो लोग क्या करते हैं, फिर प्रोडक्ट पे टैक्सेस का अमाउंट बढ़ा सकते हैं। रिजिड होता है क्या टैक्सेस? रिजिड है क्या, कंपलसरी है क्या, रिजिड उतना का उतना ही परसेंटेज है क्या? नहीं। जब कभी भी गवर्नमेंट को फील होगा कि टैक्सेस बढ़ाना चाहिए तो वो टैक्स क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अंडरस्टैंड? सो इन द टाइम ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जैसे गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ अभी ग्रोथ का टाइमिंग है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो भी है वो क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि उनको गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज करना है। तो इलास्टिक नेचर है, फ्लेक्सिबल नेचर, यू कैन से इलास्टिक नेचर मतलब फ्लेक्सिबल नेचर है। तो ये उसका एडवांटेज है, फ्लेक्सिबल है, इट्स नॉट रिजिड। Then next one that is the universality। ओके, यूनिवर्सैलिटी। तो यूनिवर्सैलिटी मतलब क्या है, यूनिवर्सल, विश्व स्तरीय, ये क्या है, एप्लीकेबल है। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर पेड बाय ऑल क्लासेस ऑफ पीपल। बराबर, तो हर क्लास का जो भी कोई पीपल होगा, रिच है, पुअर है, छोटा है, बड़ा है, कोई भी हो, जो कोई भी वो प्रोडक्ट परचेस करेगा तो ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट के ऊपर जो प्राइस लगाया गया है उस प्राइस में टैक्स इंक्लूड होता है, तो हर कोई वो टैक्स पे करेगा। बराबर ना? अंडरस्टैंड?
जैसे कि इनकम डायरेक्ट टैक्स में होता है कि इनकम टैक्स होता है तो पुअर पीपल क्या होते हैं उसमें से आउट ऑफ द नेट इनकम टैक्स होते हैं, बराबर, क्योंकि उनका उतना स्लैब तक इनकम जाता ही नहीं है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा है क्या? नहीं। इनडायरेक्ट टैक्स में चाहे पुअर हो, कोई भी हो, रीच हो, जो भी परचेस गुड्स करेगा या सर्विसेज लेगा उसके ऊपर टैक्स उनको भरना ही है। अंडरस्टैंड? सो यूनिवर्सल लेवल पे है ये एडवांटेज। ठीक है। देन नेक्स्ट वन दैट इज सोशल वेलफेयर। क्या सोशल वेलफेयर एडवांटेज मिलता है हमें? वॉट एवर द अमाउंट विच इज कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, दैट अमाउंट इज यूटिलाइजिंग बाय द गवर्नमेंट फॉर द सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज। है कि नहीं? एजुकेशन के लिए होता है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए होता है कि नहीं? तो सोशल वेलफेयर इंक्रीज हो रहा है ना। और उसी मतलब दूसरी साइड देखा जाए तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जो अल्कोहलिक प्रोडक्ट, टोबैको प्रोडक्ट होते हैं, बराबर, उसके ऊपर हेवी टैक्सेस लगा देती है। तो ये भी एक सोशल वेलफेयर है ताकि कम से कम लोग क्या करे, उसका सेवन करे। है ना? तो ये भी एक सोशल वेलफेयर है। क्योंकि सोचो, अगर अल्कोहलिक प्रोडक्ट और टोबैको प्रोडक्ट पे अगर हेवी टैक्सेस नहीं लगाएंगे तो हर कोई खाने पीने जाएगा वो, है ना? तो सोशल वेलफेयर होगा क्या वो उनका? नहीं होगा। इसीलिए उन चीजों पे गवर्नमेंट क्या करती है? बहुत हेवी टैक्सेस लगाती है, बराबर। देन नेक्स्ट वन दैट इज द फ्लेक्सिबिलिटी। ये यहाँ पे क्या है? इसका फ्लेक्सिबिलिटी है। दैट मीन्स इट इज प्रोवाइडिंग द एबिलिटी ऑफ द टैक्स सिस्टम, ओके, विच जनरेट द प्रोपोर्शनेटली हायर टैक्स रेवेन्यू। क्या प्रोवाइड करता है? प्रोपोर्शनेटली हायर टैक्स प्रोवाइड करता है। अभी क्या दिया हुआ है? विल चेंज द टैक्स बेस एंड ब्योएंसी इज वाइडर कंसेप्ट। ब्योएंसी क्या होता है? दैट मीन्स जो अपर लेवल है इंक्रीज करने का। अंडरस्टैंड? इंक्रीज लेवल पे उसका टेंट होता है, वो बेंड होता है इंक्रीज लेवल पे, मतलब बढ़ना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, इस तरह से। अंडरस्टैंड? सो इट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी, बियॉन्सी होता है वो जो कंसेप्ट होता है, इट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी ऑफ द टैक्स सिस्टम टू जनरेट द प्रोपोर्शनेटली, देखो, हायर टैक्स रेवेन्यू, हायर की तरफ उसका मोड होता है बियॉन्सी कंसेप्ट का। अंडरस्टैंड? विद द चेंज इन द टैक्स बेस एज वेल एज टैक्स रेट्स। तो जैसे जैसे गवर्नमेंट चेंज करेगी उसमें रेट्स में और उसके बेस में, वैसे वैसे क्या होगा? फ्लेक्सिबल रेट, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी और ब्रांड कंसेप्ट होता जाएगा। ओके, सो इस तरह से एडवांटेज मिलता है। ओके, एडवांटेजेस समझ में आए? सिंपल, कन्वीनियंट, देन डिफिकल्ट टू अवॉइड मतलब अवॉइड करना, देन वाइड कवरेज है, देन इलास्टिक इन नेचर है, देन यूनिवर्सलिटी है, it provides social welfare also, and it is a flexibility, it provides flexibility. Okay, देन अभी एडवांटेजेस देखे तो दूसरा कॉइन क्या होता है एडवांटेजेस का? दूसरे साइड देखेंगे तो डिसएडवांटेजेस क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स का डिसएडवांटेज क्या होता है? सोचा कभी इनडायरेक्ट टैक्स का डिसएडवांटेजेस भी होगा? तो फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है? हाई कॉस्ट कलेक्शन, हाई कॉस्ट ऑफ कलेक्शन होता है। देखो, हाई कॉस्ट ऑफ कलेक्शन कैसे होता है? क्योंकि प्रोडक्ट तो मेजोरिटी ऑफ प्रोडक्ट है ना, एक ही प्रोडक्ट आपको कितने सारे यूनिट्स में दिखाई देगा, और वो पर यूनिट पे टैक्सेशन चार्ज होता है। देखो, पर यूनिट पे उनका रेवेन्यू जनरेट होता है, बराबर, समझ में आया? तो इसीलिए ये डिसएडवांटेज है कि इट कलेक्ट्स द हाई कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। समझ में आया? तो यहाँ पे हमारा जो इकोनॉमी का प्रिंसिपल है वो क्या हो जाता है? यहाँ पे अफेक्ट हो जाता है, अगर इस हिसाब से हम लोग सोचेंगे तो, बराबर, समझ में आया? इकोनॉमिक वैल्यू है क्या फिर उस हिसाब से देखे जाएंगे तो? पर यूनिट आप टैक्स चार्ज कर रहे हो तो पर यूनिट गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू फिर जनरेट होता होगा? देखो ना, बहुत सारा कॉस्ट हो जाएगा, इसीलिए ये डिसएडवांटेज होता है। देन इंक्रीज इनकम इनइक्वालिटीज, इनकम इनइक्वालिटीज यहाँ पे क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, बिकॉज हमने क्या बोला? इट इज अ रिग्रेसिव इन नेचर। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? रिग्रेसिव इन नेचर है, जहाँ पे हम लोग रिच और पुअर में कोई भेदभाव नहीं रखते कोई भी प्रोडक्ट सर्विस देते समय, बराबर। तो इसकी वजह से क्या होगा फिर? इनइक्वालिटी बढ़ेगा ही ना। अगर हम लोग जा रहे हैं जो प्रोडक्ट लेने के लिए
तो अगर हम लोग नॉर्मल मिडिल क्लास लोग हैं तो वो प्रोडक्ट परचेस करने के लिए भी हम लोग जितने रुपए देंगे उतने प्रोडक्ट परचेस करने के लिए जो मंत्री होगा, जो मिनिस्टर होगा, वो भी तो वो सेम प्रोडक्ट उतने में ही परचेस करेगा ना। वो बोलेगा कि मैं मंत्री हूं तो मैं थोड़ा ज्यादा टैक्स देता हूँ गवर्नमेंट को। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। बराबर ना? तो हम लोग इक्वल पे करते हैं। तो इसकी वजह से देखो हमारे बीच में जो गैप है इनकम, इनकम का जो गैप है वो तो इनइक्वल ही हो गया ना फिर। जिस प्राइस के लिए मैं जितना पे कर रही हूँ उतना ही वो मंत्री पे कर रहा है, उतना ही वो सेलिब्रिटी पे कर रहा है जिसका रोज का इनकम 1 लाख है या 1 लाख से ज्यादा है। हमारा तो मंथली भी 1 लाख नहीं है। अंडरस्टैंड? तो कितना बड़ा गैप हो गया, फिर वो गैप तो बढ़ते ही जाएगा ना वैसे देखा जाए तो इंक्रीज इनकम इनक्वालिटीज हो जाएगा। ये डिसएडवांटेज है। देन इट ऑल्सो अफेक्ट्स द कंजम्पशन। ये क्या करता है? कंजम्पशन को अफेक्ट करता है। क्यों कंजम्पशन को अफेक्ट करता है? हम लोग देखो जिस प्रोडक्ट पे टैक्स रेट होता है, टैक्स रेट चार्ज करते हैं हर प्रोडक्ट पे। तो जो भी कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स है अगर उस पे टैक्स लग जाए तो और ज्यादा प्राइस बढ़ जाता है कि नहीं? तो हम लोग सोचते हैं लेना है नहीं लेना है, बराबर है कि नहीं? यस और नो? तो हम लोग खरीद पाते हैं क्या वो चीज जल्दी से? अगर टैक्स उसके ऊपर लग रहा है हमें ज्यादा है तो हमेशा लगता ही है थोड़ा सा भी, है कि नहीं? गॉट इट? तो उसकी वजह से हम लोग कंजम्पशन को क्या कर देते हैं? रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो हम लोग वो चीज परचेस नहीं करते बिकॉज ऑफ दैट हाई रेट ऑफ टैक्स ऑन दैट पर्टिकुलर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। अंडरस्टैंड? अभी काजू बादाम की अगर हम लोग बात करें, नॉर्मल कंज्यूमर ड्यूरेबल तो दूर की बात है, काजू बादाम देखो, काजू बादाम भी हम लोग लेते हैं, उसके ऊपर भी टैक्स हाई रहता है। काजू बादाम सब लोग लेते हैं क्या बताओ? सब लोग खरीद पाते हैं? नहीं ना। 1,000 रुपया किलो है, 1,000 रुपया किलो। गॉट इट? तो खरीद पाता है क्या कोई? नहीं। और 50 रुपए के लेने जाए तो सिर्फ 10-15 आपको काजू मिलते हैं उसमें। गॉट इट? तो उसके ऊपर टैक्स रेट भी हाई होता है, तो वो क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन हो जाता है हमारे लिए, हम लोग परचेस नहीं कर पाते हैं। गॉट इट? समझ में आया? एनी डाउट अप टू दिस? देन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जीएस। ठीक है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का इसमें क्या है? आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में इसमें क्या हो जाता है कि जो ये जीएसटी का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है दैट इज कंप्लायंस, दैट इज रिलेटेड विद द आईटी बेस्ड, है ना? तो जो इंटरनेट फैसिलिटी है आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम जो यूज किया जाता है, वो कभी कभी क्या हो जाता है? स्लो डाउन हो जाता है ना? स्लो डाउन हो जाता है सिस्टम, जिसकी वजह से डिफिकल्टीज क्रिएट होती है लोगों को जीएसटी फाइल करने में, जीएसटी पेमेंट करने में, है कि नहीं? दैट इज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक यहाँ पे डिसएडवांटेज है, ड्यू टू द स्लो डाउन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम। सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है तो डिसएडवांटेज हो गया ना, जिसकी वजह से हम लोग प्रॉपर फाइल नहीं कर पाते, प्रॉपर पेमेंट नहीं कर पाते। गॉट इट? वो डिसएडवांटेज है। देन इन्फ्लेशनरी, जैसे कि मैंने बताया ये इन्फ्लेशनरी इन नेचर है, जब हम लोग डिफरेंस बोल रहे थे तभी, याद है? इन्फ्लेशनरी इन नेचर है। तो इन्फ्लेशनरी का इफेक्ट यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स पे होता है, क्योंकि द टैक्स चार्ज ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेस देयर प्राइस। उसका प्राइस क्या हो जाता है? इंक्रीज होता है। जो भी गुड्स आप खरीदोगे तो उसका प्राइस देखो, उसके ऊपर अगर टैक्स लग गया तो प्राइस बढ़ेगा ही ना। अंडरस्टैंड? प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया तो उसका टैक्स भी रेट उसमें क्या हो जाएगा? इंक्लूड किया हुआ वो बढ़ेगा ही। अंडरस्टैंड? गॉट इट? So especially on the essential item it shows its effect. ओके, देन नेक्स्ट वन ये हो गया इन्फ्लेशनरी का डिसएडवांटेज। देन पॉसिबिलिटी ऑफ टैक्स एवेजन। पॉसिबिलिटी ऑफ टैक्स एवेजन मतलब क्या? लोग देखो टैक्स का चोरी करते हैं या फिर भरते नहीं है लोग टैक्स, है ना? छुपाते हैं टैक्स, तो दैट इज कॉल्ड एज अ एवेजन। तो पॉसिबिलिटी ऑफ टैक्स एवेजन हो सकता है इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑल्सो। Okay, some customers may not pay the direct indirect taxes with the support of the sellers. Okay, वो लोग देखो, नायक पिक्चर देखा है आपने? नायक पिक्चर में कैसे वो लोग बोलते हैं बिल बिल नहीं देते हैं, है ना? ज्वेलर्स वाले बिल नहीं देते हैं, तो फिर बाद में अचानक से वो रेडियो पे अनिल कपूर का इंटरव्यू देख लेते हैं कि आम आदमी को क्या करना चाहिए, आम आदमी को अपना टैक्स टाइम टू टाइम भरना चाहिए, तभी तो गवर्नमेंट हेल्प कर पाएगी। तो वो देखते ही सब लोग कैसे दुकानदार से बिल 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 मांगते हैं,
अंडरस्टैंड ना, जब तक बिल नहीं दे रहा था मतलब वो क्या कर रहा था, टैक्स की चोरी कर रहा था, एवेशन कर रहा था. सो दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स व्हेन द customers are not paying the taxes properly. Understand? So these are the disadvantages. I hope all of you understand. Any doubt in disadvantages? पढ़ो एक बार 6 disadvantages बताएं. No doubt? Clear? अभी जीएसटी की बात करें तो उसके लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बनाए गए, जैसे कि मैंने बताया ना जेनेसिस, तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस बनाई गई है. ओके, दैट मीन्स पावर टू टैक्स जीएसटी. जीएसटी वसूल करने के लिए आपको कुछ पावर दिए गए हैं, है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल के अंडर. तो क्या है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस? So the GST is a comprehensive tax. क्या है ये? कॉम्प्रहेंसिव नेचर टैक्स है जो कि लेवी किया जाता है ऑन द मैन्युफैक्चर, सेल एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट अ नेशनल लेवल. कहाँ पे किया जाएगा? वो नेशनल लेवल पे किया जाएगा. अंडरस्टैंड? सो एट अ नेशनल लेवल पे किया जाएगा. देन the 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 पास किया गया था बाय द पार्लियामेंट. बाय पेविंग द, पेविंग मतलब क्या बताया था मैंने लास्ट लेक्चर, याद है? पेव, PAVE, पेव द वे फॉर द गवर्नमेंट टू रिकंस्ट्रक्ट द प्रेजेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड इनडायरेक्ट टैक्स लॉ रिजिम into a unified tax structure through a जीएसटी एक्ट. जीएसटी एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट को क्या कर दिया है पार्लियामेंट में? पार्लियामेंट ने रास्ता खुला करके दे दिया है कि आप क्या करो, रिकंस्ट्रक्ट करो अपने प्रेजेंट सिस्टम. यस, ओपन द वे. यस, वेरी गुड. ओके, तो प्रेजेंटली जो डिस्ट्रीब्यूटेड इनडायरेक्ट टैक्स लॉ है, जिस वे से इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सिस्टम, ओके, उस सिस्टम को क्या करो आप, यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करो, यूनिफाइड सेम वे में. अंडरस्टैंड? जीएसटी एक्ट के तहत. गॉट इट? सो यूनिक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म शुड बी यूज्ड. यूनिक होना चाहिए और सबके लिए यूनिफाइड होना चाहिए. यूनिक भी होना चाहिए क्योंकि जीएसटी एक तरह का क्या है, यूनिक ही है ना. वन नेशन वन टैक्स है. अचानक से क्या कर दिया गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि अभी 1 जुलाई 2017 से क्या होगा, जीएसटी लागू हो जाएगा. अंडरस्टैंड? सो फॉर दैट ऑल्सो वी हैव टू यूज द यूनिक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स. ओके, सो 101वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था वो ध्यान रखो. कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? बहुत सारे अमेंडमेंट्स है बुक में, तो उसमें से 101st अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 वाज पास्ड by the parliament. Okay, for what? For restructuring the indirect tax law system into a unified tax structure through the GST. Okay, तो उसी के अंडर क्या किया गया था? उसी के अंडर in April 2017 the president gave his assent to the 4 bills related to the GST. मतलब क्या किया था यहाँ पे? प्रेसिडेंट ने अपनी परमिशन दी थी कि आप क्या करो, ये रिलेटेड टू जीएसटी 4 बिल से, ये 4 बिल को आप क्या करो, पास कर दो. कौन से बिल थे वो? सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017, यूनियन टेरिटरी जीएसटी एक्ट 2017, इंटीग्रिटी जीएसटी एक्ट 2017 एंड द जीएसटी कॉम्पेंसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017.
2017, इन चारों बिल को आप क्या करो, पास कर दो। इन 2017 में उन्होंने फिर पास कर दिया अंडर द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, समझ में आया? क्लियर? ये चार बिल पास हुए थे। एनी डाउट इन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जो कि बताया शॉर्ट में अभी? और भी है ना? ठीक है, तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन किया गया था। देन आफ्टर दैट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, इन दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स देयर वर सम आर्टिकल्स। ठीक है, तो क्या किया गया था, आर्टिकल्स में चेंजेस किए गए थे, कुछ आर्टिकल्स में चेंजेस किए गए थे। उसमें से है आर्टिकल 246A। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 246A करके आर्टिकल है। तो उसमें चेंजेस किए गए थे। 246 आर्टिकल ए में क्या था कि बोथ यूनियन एंड स्टेट्स, ओके, यूनियन एंड स्टेट्स दोनों को क्या मिलेगा, कॉनकरेंट पावर मिलेगा टू मेक अ लॉ इन रिस्पेक्ट टू जीएसटी। तो दोनों को क्या मिलेगा, कॉनकरेंट पावर मिलेगा, बराबर। इंट्रा स्टेट ट्रेड रहेगा तो, बट व्हेन देयर इज अ इंटर स्टेट ट्रेड रहेगा, एट दैट टाइम द सेंट्रल गवर्नमेंट के जुरिडिक्शन में चला जाएगा वो। किसको पावर मिलेगा फिर? सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिलेगा। गॉट इट? तो ये चेंजेस हुआ था 246A में। देन आर्टिकल 279A, कौन सा आर्टिकल? 279 ए क्या बोलता था कि आर्टिकल 2007 में जो ये है 79 ए में प्रोवाइड किया गया था कि जो जीएसटी काउंसिल है, उसने जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, ठीक है, बाय अ प्रेसिडेंट, दैट शुड बी प्रोवाइडेड विद इन द 60 days फ्रॉम दिस एक्ट कमिंग इनटू फोर्स। ये जब एक्ट आएगा उसके आने के बाद 60 days के अंडर अंडर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द जीएसटी काउंसिल प्रोवाइड हो जाना चाहिए। अंडरस्टैंड? एंड दैट जीएसटी काउंसिल विल कॉन्स्टिट्यूट द फॉलोइंग मेंबर्स। तो उसमें जो जीएसटी काउंसिल रहेगा, उस जीएसटी काउंसिल में कौन से मेंबर्स होने चाहिए? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एज अ चेयर, एज अ चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, देन यूनियन मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट एज अ इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस, ओके, इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस, okay, and one nominated member from each state who is in charge of finance और taxation। इस तरह से काउंसिल बनाना चाहिए। तो इस तरह से आर्टिकल 279A में बोला गया है, बराबर। समझ में आया? गॉट इट? देन आर्टिकल 269A, तो आर्टिकल 269A में क्या बोला गया है? आर्टिकल 269A में ये बोला गया कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज क्या होंगे, सप्लाई होंगे इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड। इंटरस्टेट ट्रेड में जो भी, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? आर्टिकल 269A की बात कर रहे हैं। तो जो भी जीएसटी चार्ज होगा सप्लाईज पे, गुड्स सप्लाईज पे, ओके, सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे, अंडरस्टैंड, और ट्रेड एंड कॉमर्स के अंडर, so that will be collected by the government of India, okay, that will be collected by government of India, and that kind of tax shall be distributed between the union and state। किसके बीच में होना चाहिए? यूनियन एंड स्टेट्स के बीच में होना चाहिए, अंडरस्टैंड, which is told by the parliament, okay, by law on the recommendation of the GST काउंसिल के रिकमेंडेशन पे ऐसा बोला गया 2069 ए में, ओके। ये आपको बुक में मिल जाएगा। आप बोल रहे हो अभी सामने दिखाई नहीं देगा, ऐसे नहीं, अब बुक में है, मेंशन किया हुआ है। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आर्टिकल में क्या बोला गया है, ओके। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन दिया गया है अमेंडमेंट में। देन जो अमेंडमेंट्स हुई है वो हुई है आर्टिकल 249 में। तो अमेंडमेंट 249 में क्या अमेंडमेंट हुआ है? तो अमेंडमेंट ये हुआ है कि जो भी पहले जीएसटी काउंसिल का जो भी क्या बोलते हैं उसको, अपॉइंटमेंट वगैरह करते थे ना, मेजोरिटी कितना होना चाहिए वगैरह रिजोल्यूशंस के लिए, दैट हैज बीन चेंज। तो ये आर्टिकल चेंज हो गया है, हैज बीन चेंज, सो दैट इफ 2/3 मेजोरिटी रिजोल्यूशन इज पास बाय राज्यसभा, बराबर, 2/3 मेजोरिटी रिजोल्यूशन के साथ अगर राज्यसभा पास हो कर जाती है,
Understand? Then the parliament will have the powers to make the necessary law. Parliament will have the powers to make a necessary laws in respect to GST in the national interest. पूरा national interest में वो GST क्या कर सकते हैं, देश के लिए GST डिसाइड कर सकते हैं पार्लियामेंट. दैट इज डिपेंड ऑन द मेजोरिटी ऑफ द रिजोल्यूशन. ये आर्टिकल 249 में चेंज हुआ. देन आर्टिकल 250 में क्या चेंज हुआ? सो आर्टिकल 250 हैज बीन अमेंडेड दैट पार्लियामेंट विल हैव पावर टू मेक लॉज रिलेटेड टू जीएसटी ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड. आर्टिकल 250 क्या बोलता है कि अगर कोई इमरजेंसी आ गया तो पार्लियामेंट को ये हक दिया जाएगा कि उस टाइम पे वो जीएसटी डिसाइड करे. अंडरस्टैंड? समझ में आया? क्या बोल रही हूं मैं, समझ में आ रहा है? यस, आगे बढ़े. देन नेक्स्ट वन दैट इज आर्टिकल 268 में क्या चेंज हुआ है? हैज बीन अमेंडेड दैट एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन. देखो, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन जो होता है उस विल बी ओमिटेड फ्रॉम द स्टेट लिस्ट. स्टेट टैक्स जो सब्स्यूम बताया था ना, बाद में फिर से बताऊंगी. तो जो स्टेट टैक्सेस सब्स्यूम बताए थे, लिस्ट बताई थी, उसमें से क्या ओमिट किया गया है आर्टिकल 268 में? मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन रिमूव किया गया है एंड विल बी सब्स्यूम्ड इन जीएसटी. स्टेट टैक्स में से हटा के उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? जीएसटी में. जीएसटी में इंक्लूड कर दिया गया है मतलब. देन आर्टिकल 268 ए में क्या हुआ है? हैज बीन रिपील्ड. रिपील्ड मतलब रिमूव हो गया. क्या हो गया? रिमूव हो गया या रिवर्स हो गया, चेंज हो गया लॉ उससे रिलेटेड. सो नाउ द सर्विस टैक्स इज सबस्यूम्ड इन जीएसटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 268 ए. बराबर? हैज बीन रिपील्ड. वो क्या हो गया? रिमूव हो गया. और क्या हो गया? सर्विस टैक्स इज सबस्यूम्ड इन जीएसटी. Got it? Then next one that is Article 269. Article 269 में क्या है? पावर जो दिया गया है पार्लियामेंट को टू मेक अ जीएसटी रिलेटेड लॉज फॉर इंटरस्टेट ट्रेड कॉमर्स. किससे रिलेटेड? इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो कौन हैंडल करेगा? पार्लियामेंट हैंडल करेंगे एज पर आर्टिकल 269. ओके. These are just articles which are given the information about how they are working, okay, in the GST form. जीएसटी फॉर्म के लिए वो किस तरह से वर्क कर ले, किसको कौन सा हक दिया गया है, वो आपको आर्टिकल में यहाँ पे अमेंडेड जो जो हुआ है वो दिया हुआ है कि क्या क्या अमेंडमेंट हुए हैं, कैसे हुए हैं, कितना रिजोल्यूशन होगा तो पार्लियामेंट ये करेगी, है कि नहीं. क्या डिलीट किया मतलब क्या रिमूव किया हुआ है, क्या रिमूव हो चुका है. तो ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे आर्टिकल्स में दिया हुआ है. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड. एनी डाउट अप टू दिस? हेलो, आर यू लिसनिंग और नॉट? Any doubt? These are just the information about the constitution amendments. जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए हैं आर्टिकल्स में उसी के बारे में जस्ट आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. नथिंग देयर इज सो मच टू थिंक ओवर ऑन इट. ओके. ये आपको डिटेल में इतना पूछा नहीं जाएगा, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा ऐसा था, इसमें ये अमेंडमेंट हुआ है. दैट्स इट. Okay, we are not learning law, we are learning tax. So don't get it confused. Okay, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है. आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा. Then
अभी चलो थोड़ा सा हेक्टिक हो गया, अभी सिंपल क्वेश्चन, दैट इज द बेनिफिट्स ऑफ द जीएसटी। जीएसटी का क्या क्या बेनिफिट होता है देखो। जीएसटी का मेन 3 बेनिफिट दिया हुआ है आपको, डिवाइड करके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स में। फर्स्ट बेनिफिट है दैट इज मेक इन इंडिया। सेकेंड बेनिफिट है जीएसटी का दैट इज इजी ऑफ डूइंग बिजनेस। थर्ड बेनिफिट है दैट इज टू द कस्टमर्स। ओके, सो मेक इन इंडिया के अंडर हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं देखो। सो मेक इन इंडिया के अंडर हमें ये बेनिफिट मिलता है कि इट हेल्प्स टू क्रिएट द यूनिफाइड कॉमन नेशनल मार्केट। बराबर, सबके लिए एक समान हो गया कि नहीं, यूनिफाइड कॉमन नेशनल मार्केट हुआ कि नहीं सबके लिए, वन नेशन वन टैक्स, विच हेल्प्स टू बूस्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। है ना, कोई भी आसानी से यहाँ पे क्या कर सकता है, ट्रेड कर सकता है मार्केट में आसानी से, विच हेल्प्स टू मेक इन इंडिया कैंपेन। है ना। सेकेंड वन दैट इज इट प्रिवेंट्स द कास्केडिंग इफेक्ट। जो कास्केडिंग इफेक्ट हो रहा था वो क्या हो गया, डिलीट हो गया, रिमूव हो गया। है ना, ये बेनिफिट हो रहा है। देन हार्मोनाइजेशन ऑफ लॉ। द लॉज रिलेटेड टू द जीएसटी जो पहले था कॉम्प्लेक्स था, बहुत सारा वैरायटीज था, है ना, टैक्सेस का। बराबर, बहुत सारी डिफिकल्टीज थी ट्रेड करने में, देन टैक्सेस पे करने में भी बहुत सारी डिफिकल्टीज आती थी। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी है क्या, नहीं है। बिकॉज ऑफ जीएसटी दिस गेट्स रिमूव्ड एंड हार्मोनाइजेशन ऑफ लॉ गेट्स implemented, मतलब smoothness of law, understand, for just like you can say the rate of tax हो या प्रोसीजर ऑफ टैक्स हो करने का, फाइलिंग ऑफ जीएसटी हो, ये सब क्या हो गया, इजी हो गया, हार्मोनाइज हो गया, स्मूथ हो गया। देन पॉवर्टी इरेडिकेशन हो गया। बराबर, इट हेल्प्स टू इरेडिकेट द पॉवर्टी। पॉवर्टी इरेडिकेशन में इसका हेल्प मिला हम लोगों को, ऐसे बोलना है, ठीक है। वो पता नहीं मिला या नहीं मिला, दैट वी कैन नॉट से एनीथिंग ऑन दैट, बट अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट एंड अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द government, that they are saying it helps to eradicate the poverty by generating the more and more employment, है ना, and more financial sources. So because of that the poverty eradicated, इरेडिकेशन मतलब हट जाना, पॉवर्टी कम हो गया, हम लोग बोल सकते हैं पूरी तरह हटी है क्या, नहीं, कम हो गई है, ऐसे बोल सकते हैं। देन बूस्ट एक्सपोर्ट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज बूस्ट हो गई है। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में देखो, जबकि मैंने एग्जांपल बताया था, एक्साइज ड्यूटी लगता है, सेल्स टैक्स लगता है, फिर ऊपर से वैट लग रहा है ना, कितना सारा मुश्किल होता था फिर एक्टिविटी करने में। लेकिन अभी होगा क्या, नहीं, अभी आपको सिर्फ एक ही टैक्स पे करना है, जीएसटी। So these kind of activities got simplified. Then also it helps to improve in the investment. Overall in investment का जो climate था हमारी इंडिया में, वो क्या हो गया, चेंज हो गया, इम्प्रूव हो गया, डेवलप हो गया, वी कैन से, in each and every state. Then uniform tax we are charging, है ना, यूनिफॉर्म टैक्सेस वी आर चार्जिंग इन द फॉर्म ऑफ एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। सो द डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जो होने वाला था वो होगा क्या, अभी नहीं होगा, बिकॉज बोथ आर द चार्जिंग यूनिफॉर्म टैक्सेस, दोनों के दोनों यूनिफॉर्म चार्ज करेंगे टैक्सेस। सो देयर विल बी नो डिस्प्यूट्स। ओके, देन नेक्स्ट वन दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है हमारा कंट्री अभी, वैसे देखा जाए तो बिकॉज ऑफ दिस मेक इन इंडिया कैंपेन वी कैन से दैट वी हैव द मैन्युफैक्चरिंग हब, है कि नहीं। बिकॉज ऑफ दिस जीएसटी द प्राइस गेट रिड्यूस्ड, lower prices में, lower prices of the products if you are getting, that means more consumption will be there, more consumption will be there means there will be a more production, understand, more production will be there, that means there will be a growth of industries, understand, got it. So growth of industries will be converted into the particular hub, manufacturing hub बन जाएगा फिर पूरा का पूरा। तो ये बेनिफिट्स हमें मिलते हैं जीएसटी के, गॉट इट, एनी डाउट। बेनिफिट कैसा मिल रहा है समझ में आया सबको, ये पॉइंट वाइज आपको इसी तरह से मेंशन करना है तो इजी होगा आपको समझने में कि दीज आर द बेनिफिट्स इन केस ऑफ मेक इन इंडिया। ओके, सेकेंड बेनिफिट दैट इज इजी ऑफ डूइंग बिजनेस। जो नॉर्मली कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन है उनको बिजनेस करने में इजी हो गया, क्यों इजी हो गया, बिकॉज वी आर गेटिंग द सिंपल टैक्स सिस्टम, रिजीम मतलब सिस्टम, है ना, वी हैव इन इंडिया द सिंपल टैक्स सिस्टम
देन उसके साथ साथ जो अदर म्युनिसिपैलिटी टैक्सेस वगैरह था वो कम हो गए, है कि नहीं। सिंप्लीफाइड एंड ऑटोमेटेड प्रोसीजर्स आर गोइंग ऑन। जो जीएसटी में आपको प्रोवाइड किया जाता है ऑनलाइन सिस्टम होता है फाइलिंग का और पेमेंट का, आपको कहीं पे भी जाने की क्यू में खड़ी रहने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ आपको जीएसटीएन प्रोवाइड किया जाता है। जीएसटीएन का अलग से हम लोग शॉर्ट नोट पढ़ने पढ़ने वाले हैं, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। ओके, सो गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क पोर्टल बनाया गया है ना। सो बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी अ लेस पब्लिक इंटरफेस बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो नेटवर्किंग की वजह से हमें बहुत ही सुविधाएं प्राप्त हुई है, बराबर। देन कॉमन प्रोसीजर फॉर ऑल, जीएसटी चार्ज कर रहे हैं तो वो जो जीएसटी का प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर बोल रही हूँ मैं, प्रोसीजर इज कॉमन फॉर ऑल। अगर हम लोगों को जीएसटी रजिस्टर करवाना है तो भी सेम प्रोसीजर करना है। कोई अगर सेलिब्रिटी है उसको अगर जीएसटी करना है रजिस्टर, तो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है। कोई मिनिस्टर को करना है तो उसको भी सेम प्रोसीजर है, बराबर ना। कोई मिनिस्टर का रिलेटिव हो या कोई भी हो उसको करना है तो भी सेम प्रोसीजर है। इट इज गुड ना। So that benefit we are getting, understand। and also there is a timeline for the important activities। जो जो important activities है उसके लिए क्या प्रोवाइड किया गया है, टाइमलाइन प्रोवाइड किया गया है। मतलब देखो, जीएसटी अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, बराबर, जीएसटी का सर्टिफिकेट चाहिए या जीएसटी रिफंड करना है या जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर ऑल दैट थिंग्स द टाइमिंग शेड्यूल्स आर गिवन, अंडरस्टैंड। तो वो अकॉर्डिंग टू दैट टाइम शेड्यूल यू हैव टू डू द टाइम टू टाइम एक्टिविटी। रजिस्ट्रेशन प्रॉपर टाइम पे हो जाना चाहिए आपकी एक्टिविटी होने के पहले। नहीं तो ऐसा होता है क्या, आपने एक्टिविटी कर लिया और फिर बाद में जाके रजिस्ट्रेशन करके आओगे जीएसटी का और बोलोगे मेरे को क्लेम दो आईटीसी का, चलेगा क्या ऐसा? नहीं। सो टाइम लाइन इज प्रोवाइडेड फॉर ऑल द काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज, टाइम टू टाइम वी कैन डू दैट। सो दैट इज गुड, अच्छी बात है वो, है ना। नहीं तो हम लोग आलसी लोग हैं, कभी भी कुछ भी काम करेंगे उल्टा पुल्टा, है कि नहीं। अगर टाइमलाइन दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपरली सिस्टमेटिक वे से काम कर सकते हैं। सो दैट इज गुड, दैट इज द एडवांटेज, बेनिफिट। ओके। एंड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, सप्लायर्स के लिए क्या दिया हुआ है, बिजनेस इंटरप्राइजेस के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का फैसिलिटी प्रोवाइड किया हुआ है ऑल अक्रॉस इंडिया। इनपुट टैक्स क्रेडिट मैंने बताया था आप लोगों को, इनपुट टैक्स क्रेडिट बेसिक नॉलेज में बताया था, याद है, आईटीसी मिलता है। ओके, आईटीसी मतलब क्या, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे वैट में बताया था, देखो यहाँ पे वैट में ये 20 रुपए है ना, ये 20 रुपए टैक्स पे किया, फिर होलसेलर को 20 रुपए ऐड हो गया, फिर होलसेलर 30 रुपए पे कर रहा है। अभी होलसेलर क्या बोलेगा, होलसेलर बोलेगा भाई मैंने तो ऑलरेडी 20 रुपया पे किया है ना, अंडरस्टैंड। तो होलसेलर यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है बिकॉज ही हैड पेड 20 रुपीज, बराबर ना। 20 रुपीज उसके जेब में से गया हुआ है, ऑलरेडी 220 का गुड्स परचेस किया था तभी। तो फिर होलसेलर गवर्नमेंट को बोल सकता है, अपना अकाउंट दिखा सकता है, ये एंट्री ऑटोमेटिक अकाउंट में हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स में, बताया था इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स होते हैं, तो उसमें ऑटोमेटिक एंट्री हो जाएगा। फिर होलसेलर को 30 रुपया दिखाई दे रहा है लेकिन 30 रुपया पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 30 रुपए में से 20 रुपए ऑलरेडी टैक्स पे हो चुका है। तो 30 टैक्स ऑन सेल माइनस टैक्स ऑन परचेस, परचेस पे जो टैक्स पे किया था वो माइनस करेगा, सेल ऑन टैक्स माइनस, सॉरी, टैक्स ऑन सेल माइनस टैक्स ऑन परचेस, दैट इज योर आईटीसी। तो वो होता है आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, गॉट इट। तो वो यहाँ पे बेनिफिट मिलता है, देखो कितना बड़ा बेनिफिट है सप्लायर्स के लिए और डीलर्स के लिए बिजनेस करने के लिए। तो कोई भी आसानी से बिजनेस करेगा ना अगर ऐसा हो रहा है तो दैट इज ऑल्सो द बेनिफिट गेटिंग बाय द बिजनेसेस। ओके, तो ये था बिजनेस के लिए। एनी डाउट इन मेक इन इंडिया और इजी ऑफ बिजनेस, इजी है बेनिफिट, डाउट है किसी को इसमें? नो डाउट, ओके, वेरी गुड। देन थर्ड वन है दैट इज बेनिफिट टू कस्टमर्स, कस्टमर्स को भी बेनिफिट मिला है। देखो कस्टमर्स को सबसे बड़ा बेनिफिट जो मिला है वो है फाइनल प्राइस रिड्यूस हो गया। जो फाइनल प्राइस यहाँ पे 440 मिल रहा था, जो मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, देखो 440, वो देखो तीनों का मिला के टैक्स पे कर रहा है, तो बहुत ज्यादा अमाउंट हो गया ना, बराबर।
अभी यहाँ पे अगर ये 20 रुपए इसने पेड कर दिए तो यहाँ पे सिर्फ वो 10 रुपया पे कर रहा है, तो 10 रुपया पे कर रहा है तो इसका मतलब प्राइस यहाँ पे कम हो जाएगी, फिर यहाँ पे कम हो जाएगी, तो इस तरह से कम होते होते प्राइस क्या हो जाएगी कस्टमर के लिए ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. सो देयर विल बी अ रिडक्शन इन द फाइनल प्राइस फॉर द कस्टमर. ओके. देन ऑल्सो विद दैट अदर बेनिफिट इज गिवन टू द रिटेलर्स. जो रिटेलर्स होते हैं उनको भी गवर्नमेंट ने जीएसटी के अंडर कुछ एग्जेम्पशन दिए हुए हैं. So because of that exemption also, more and more retailers are ready to do the business. Understand? Exemption मिल रहा है ना, तो अच्छा है ना. तो जहां से एग्जेम्पशन मिल रहा है वहां से वो रिटेलर्स क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स परचेस कर सकते हैं, और वहां से अगर एग्जेम्पशन मिला है तो कम प्राइस रहेगा, कम प्राइस रहा है तो फिर वो कस्टमर को कम प्राइस में बेच सकते हैं. बराबर. तो फायदा हुआ ना रिटेलर्स को भी. देन उसके बाद दैट इज द जो एवरेज बर्डन होता है टैक्स का, वो भी कंपनीज के ऊपर का क्या हो गया है, कम हो गया है. एवरेज टैक्स बर्डन ऑन द कंपनीज. ओके. दैट इज ऑल्सो रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द जीएसटी. बिकॉज जैसे जैसे लोअर प्राइस होता गया वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ता गया, कंजम्पशन बढ़ता है तो वैसे वैसे ग्रोथ होती है. बराबर ना. अंडरस्टैंड. सो like this, these are the benefits we are getting because of the GST. Any doubt? किसी को कोई डाउट है? एक बार पढ़ लो क्या क्या पॉइंट है, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है. बैच के ग्रुप में मैं कुछ फोटोज भेज रही हूँ, वो फोटोज आपको देख के क्या करना है, नोट डाउन करके रखना है बुक में. जीएसटी के लिए बुक लगाओ, थेरी एंड प्रैक्टिकल दोनों है. ठीक है. ज्यादा करके थेरी ही है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है. अंडरस्टैंड. तो मैं ग्रुप में भेजती हूँ फोटोज, तो आप उसका क्या करो, नोट्स बनाओ. ओके. एज इट इज पॉइंट्स लिख के रखोगे समझ के तो भी चलेगा. ओके. तो क्या सीखा आज हमने, एडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, डिसएडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस. ओके. एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बताया मैंने तुम लोगों को कि कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है जीएसटी के लिए, और बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी क्या है. ठीक है. यस. तो ये सारे पॉइंट्स आपको नोट डाउन करके रखने हैं, मैं भेजती हूँ ग्रुप में अभी थोड़ी देर में, 5 मिनट में. ओके. सो फॉर द डे वी विल स्टॉप हियर एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. तो जो भी पॉइंट्स बताए उन पॉइंट्स में मैं कुछ भी क्वेश्चन पूछूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, आपको आंसर आना चाहिए. ओके. और आपके बाकी फ्रेंड्स को भी बोलो